आज हम शुरू करने जा रहे हैं परराष्ट्र नीति मनु की जो परराष्ट्र नीति है उसमें आज हम परराष्ट्र नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें दो थे सैद्धांतिक पक्ष, एक मंडल सिद्धांत और एक साठगुण्य नीति। हमने कल की क्लास में साठगुण्य नीति पर चर्चा की। आज हम मनु की परराष्ट्र संबंधों के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्र के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। यानी कि जो मनु है उसने अपने जो मंडल सिद्धांत है उसमें इस बात पर जोर दिया कि हमें मित्रों की संख्या अधिक से अधिक रखनी चाहिए और शत्रुओं की संख्या हमें कम रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो शक्ति संतुलन है वो बना रह सके। मनु ने विजिगीषु अर्थात विजय चाहने वाले या सफलता का इच्छुक राजा को राज्य मंडल का केंद्रस्थ माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किया गया है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन एवं मध्यम। यानी कि मनु ने जो विजिगीषु है था जो राजा है उसके अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में करने वाला या विजय चाहने वाले राजा को उसने केंद्र बिंदु माना। और इस राजा के जो राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने उसने राजा के आसपास के। पहला उसका मित्र, दूसरा उसका शत्रु, तीसरा उदासीन और चौथा मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो उन्हें मनु शत्रु राज्य मानता है। मनु कहता है कि जिस राज्य की सीमा दूसरे राज्य से मिलती है या स्पर्श करती है उसको मनु ने शत्रु कहा। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया। जो शत्रु है उसके पास का जो राज्य है उसको मनु ने मित्र कहा। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्य की सीमाओं से मिलती हो मध्यम का नाम प्रदान करता है। इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया। यानी मनु ने सबसे जो केंद्र बिंदु हो तो राजा को माना जो विजय प्राप्त करना चाहता है या विजय का इच्छुक है। उसके जो पास वाला राज्य है जिसकी आपस में सीमा मिलती हो उसको मनु ने शत्रु कहा और शत्रु के पास वाले राज्य को उसने मित्र कहा। और इन दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती हो उसको मनु ने मध्यम नाम दिया। और इनसे जो अलग राज्य हैं उसको मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया। मनुस्मृति में प्रतिपादित मनु ने राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी। उन्होंने जो राष्ट्रमंडल के सदस्य संख्या है वो मनु ने मनुस्मृति में 12 बताई है। मनु ने कहा कि जो विजिगीषु है उसके अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया। यानी कि जो राष्ट्रमंडल के सदस्य की जो कुल संख्या वो तो 12 है और विजिगीषु के जो अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य है उसको मनु ने अरि या शत्रु राज्य माना। तत्पश्चात क्रमशः मित्र अरि मित्र माने गए। इस प्रकार
पीछे का भाग का सीमावर्ती राज्य पाषाण गृह माना गया। तत्पश्चात अक्रांत, पाषाण गृह सार एवं अक्रांत सार माने गए। मनु ने या मनु के अनुसार अक्रांत सार मित्र प्रकृति के एवं पाषाण गृह व पाषाण गृह सार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम एवं उदासीन राज्य को भी राष्ट्र विजुगुषु के अग्रभाग के 4, पृष्ठभाग के 1, मध्य 1 उदासीन एवं स्वयं विजुगुषु कुल मिलाकर 12 सदस्य कहे गए। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 दिव्य प्रकृतियां बताई गई। अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ एवं दंड। अमात्य का मतलब मंत्री, राष्ट्र का मतलब राज्य, दुर्ग का मतलब पुर यानी कि किला, अर्थ का मतलब कोश एवं दंड, दंड का मतलब सैन्य बल। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या मनु ने 72 मानी गई है। मनु ने प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र राज्यों के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखें। यानी कि मनु ने कहा कि राजा का कर्तव्य ये होता है कि वो अपने राज्य की रक्षा और अपने राज्य के हितों की पूर्ति करने के लिए शत्रु और मित्र राजाओं की संख्या बराबर रखे। ना तो उसके शत्रु ज़्यादा होने चाहिए, ना उसके मित्र ज़्यादा होने चाहिए। और उन्होंने 12 सदस्य संख्या बताई और 12 सदस्य संख्या की उसने 5 दिव्य प्रकृतियां बताई। हम देखते हैं कि मनु ने का जो राष्ट्रमंडल सिद्धांत है उसके माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती और अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संदर्भ में नीति का निर्धारण करते समय ये विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिपादित नीति की अन्य राज्यों पर संभवतः प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यवहारिक व उपयोगी बना सकता है। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति का दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है तथा राजा को ये सुझाव दिया गया है कि वह संबंधित राज्यों के शासक के मतभेद मात्र के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का आकलन न करे, अपितु उस राज्य की स्थिति, शक्ति या दृष्टिकोण को निर्धारित या प्रभावित करने वाले समस्त पक्षों पर ध्यान दे। मंडल सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा करी। कल हमने चर्चा करी थी 60 गुण्य नीति पर। परराष्ट्र संबंधों का संचालन करने के लिए मनु ने जो 60 गुण्य नीति और जो मंडल सिद्धांत बताए हैं उसमें उसने 4 उपायों पर चर्चा करी, जिसमें साम, दाम, दंड और भेद। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि फिर भी मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि साम का मतलब होता है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना। दान का मतलब है प्रतिपक्ष को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है। दंड से अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। भेद का मतलब है शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के दृष्टिकोण से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियाँ, उसके मित्र, सहयोगी आदि के मध्य फूट डालकर उनके मतभेद उत्पन्न कर देने को भेद का नाम दिया।
यानी मनु ने 60 गुणने नीति और मंडल सिद्धांत में जो उपाय बताए हैं उसमें साम दाम दंड भेद के माध्यम से हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध या हम अपने परराष्ट्र संबंधों का संचालन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।